अच्छा, यस सर। आज हुआ सीए फाइनल डीटी का मई 26 का पेपर। आप सभी जानते हैं अब सीए फाइनल के अंदर में 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो एक होगा मई और दूसरा होगा नवंबर। मई का पेपर आ चुका है और मई का पेपर बहुत दिनों बाद, मैं कहूंगा बहुत अटेम्प्ट बाद ईज़ी आया है। लेंथी डीटी का पेपर होता ही है, ये तो अगर आपने कभी भी मेरा बैच किया होगा तो मैंने पहले ही बोला है कि यार डीटी सब्जेक्ट ही इतना बड़ा है कि आप उसमें पेपर नॉन लेंथी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यही बहुत अच्छी बात है कि आपने क्या किया, पेपर को देखा, पेपर को समझा और पेपर जेन्युइनली बहुत ईज़ी था। अगर आपने हमारा एबीसी एनालिसिस देखा होगा तो वो बच्चे, क्योंकि मेरे को मैसेज आने चालू हो चुके हैं, जिन बच्चों ने हमारा एबीसी एनालिसिस देखा था या फास्ट ट्रैक या रेगुलर लेक्चर किया था, उन लोगों ने देखा कि क्या इंपैक्ट होता है सिर्फ रॉट लर्निंग ना करके एक्चुअल सॉल्विंग का। क्योंकि हमने एक्चुअल सॉल्विंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था, उन इंपॉर्टेंट सेक्शंस और अमेंडमेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया था जो एग्जाम ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड थी, और इसका फायदा भी काफी बच्चों को हुआ है। बाकी की बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले पेपर रिव्यू की बात करते हैं। पेपर में 2 पार्ट आते हैं, पार्ट ए एमसीक्यू का होता है और पार्ट बी जो होता है दैट इज पार्ट 2 जो होता है ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, या जो बच्चे नहीं जानते पहली बार इस पेपर रिव्यू को देख रहे हैं, वो समझ ले कि जो पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसमें कुछ टॉपिक्स मैंडेटरी होते हैं जो आते हैं, जो हमने हमारी फर्स्ट बुक के पेज पे भी बताया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी ए कैटेगरी। तो आपको एनआर के टॉपिक दिखेंगे, डीटीडब्ल्यू का टॉपिक दिखेगा, एडवांस रूलिंग का टॉपिक दिखेगा, सेट ऑफ का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, टीडीएस देखने को मिलेगा, पीजीबीपी कैपिटल गेन देखने को मिलेगा, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो सब इसके अंदर में कवर करके रखा हुआ है। एंड मुझे अच्छा ये लगा कि जिन जिन लोगों ने इन बुक्स को यूज किया होगा, कंटेंट को यूज किया होगा, उन्हें बहुत अच्छा पेपर किया होगा। ये पेपर के अंदर में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं क्या क्या इसके अंदर में कवर होना चाहिए। कमिंग अप टू द फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले पीजीपीपी का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का लेंथ जो था ये बहुत मैं कहूंगा हार्ड नहीं रखा गया था, इजी रखा गया था। सब कुछ बहुत ही अच्छे से मैनेजेबल था। कई दिनों बाद, मैं कहूंगा कई अटेम्प्ट बाद एक ऐसा क्वेश्चन आया जो प्योर पीजीपीपी के ऊपर बेस्ड था, जहां पे आपको ऑल इन ऑल टोटल इनकम निकालनी थी। ना तो आपको मैट का कैलकुलेशन करना था, जैसे अगर आप यहां आकर के देखें तो ना ही आपको मैट का कैलकुलेशन करना था, ना ही आपको न्यू स्कीम के अंदर से भी वापस से दोबारा कैलकुलेट करना पड़ रहा था। पिछले कई अटेम्प्ट्स में जो पेपर आए थे जिसके अंदर में एक ही क्वेश्चन को आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ रहा था, न्यू के हिसाब से भी सॉल्व करो, ओल्ड के हिसाब से भी सॉल्व करो। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कह दिया नॉट ऑप्टेड फॉर एनी कंसेशनल रेट, तो आप अपना ओल्ड के हिसाब से निकालिए और ओल्ड के हिसाब से निकाल करके एडलेस आपको करना था वो करके दे दीजिए। तो इजी क्वेश्चन, इजी पीसी चीजें, मुझे ऐसा लगता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे से मैनेजेबल क्वेश्चन आया था। अब आते हैं इसके अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप लोगों ने ध्यान रखनी चाहिए थी। इधर आ जाइए सर। सबसे पहली चीज, ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में एंगेज था, तो आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी थी, जब भी कोई एसेट को एक्वायर कर रहा था, डिप्रिसिएशन अगर निकालना था, तो इसके साथ साथ आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन पे भी फोकस करना चाहिए था। कंपनी को उन्होंने बोल दिया था कि ये डोमेस्टिक कंपनी है, तो दैट वाज अ वेरी इजी थिंग टू बी मैनेज। यस, यहाँ पे ये एक एडजस्टमेंट इन्होंने अच्छी दी थी। 3.5 लाख रिसीव्ड एज इंटरेस्ट, तो यहाँ पे ये रिसीव्ड था, यहाँ पे पेड नहीं था। इन बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए था कि ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द मार्जिन मनी डिपॉजिटेड विद बैंक फॉर ऑब्टेनिंग बैंक गारंटी। तो बैंक गारंटी जो इन्होंने डिपॉजिट किया था, इसके ऊपर उन्होंने क्या अर्न किया है, इंटरेस्ट इनकम अर्न किया है। अभी जो बैंक गारंटी थी ये किसके लिए थी, वो फॉर कैरिंग आउट बिजनेस के लिए थी। यस और नो, तो ये चीज आपके पीएनएल को क्रेडिट की गई थी। यहाँ पे आपको मार्जिन मनी के ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, राइट, इस इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा ये आपको ध्यान में रखना था। यही पीजीबीपी का पॉइंट है। अब लॉजिकली इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, लॉजिकली देखिए, जो बैंक गारंटी आपने बिजनेस पर्पस के लिए रखा है, इसके ऊपर भी जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये अगर एफडी के नेचर का हुआ तो इस इंटरेस्ट को आईएफओएस के अंदर में कंसिडर किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना था। दूसरा, यहाँ पे लॉस दिख रहा है 260 का, ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, दैट इज अ डेरिवेटिव लॉस। ये एक नॉर्मल पीजीबीपी लॉस माना जाना चाहिए था, ना कि स्पेकुलेटिव लॉस। ये आपको ध्यान में रखना था। ओके सर। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, लीगल फीस पे किया है फॉर डिफेंडिंग द टाइटल ऑफ द फैक्ट्री, ये इस बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाता है, इट इज अलाउड एज डिडक्शन। यस और नो, राइट। यहाँ पे उन्होंने टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट किया है और उसको पे भी कर दिया है, तो दैट वाज अ गुड थिंग। इसके ऊपर आप लोगों को कुछ नहीं करना था। ओके मालिक, यहाँ पे एक और चीज की है, आईआईएस को पे किया है, जो एक नोटिफाइड स्कीम था, राइट, डेबिट भी किया है, तो ये अलावेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, दैट टू अंडर द ओल्ड स्कीम, राइट। तो ओल्ड स्कीम के अंदर में अलाउड था, तो किसी बच्चे को अगर ये ध्यान में होगा कि भैया न्यू स्कीम है, ये इसको डिसअलाउ कर दो, तो यहाँ वो गलत हो जाएगा। यस, इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, डिप्रिसिएशन दिया है, कुछ एसेट्स को इन्होंने ऐड भी किया है, और इन्होंने कहा कि भैया इस एक एसेट को क्या किया है, सेल किया है। यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात ये थी कि क्या पूरा ब्लॉक खत्म हो चुका है क्या, और अगर पूरा ब्लॉक खत्म हुआ है, मतलब यहाँ पे जो एप्लीकेबिलिटी थी, ये सेक्शन 50 की एप्लीकेबिलिटी थी। सेक्शन 50 को यहाँ पे लगाना था आपको, होल ब्लॉक सोल्ड, पार्ट ऑफ द ब्लॉक सोल्ड के कंसेप्ट के ऊपर, ये आपको कंसेप्ट को सॉल्व करना था। यस,
नॉट अ बिग वन, इजी वन। उसके बाद में ये चिल्ला चिल्ला के पूरी स्कीम बता दी थी कि भैया अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीव हो रहा है तो ये पीजीबीपी इनकम माना जाता है, तो क्योंकि सेक्शन 28 के अंदर स्पेसिफिक इसे इनकम माना जाता है, तो आपने इसे इनकम कंसिडर किया होगा पीजीबीपी में। ये होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि आपने कंसिडर करना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमने कंप्यूटर प्रिंटर परचेस किया है, कंप्यूटर प्रिंटर परचेस किया है। अब यहाँ पे कंप्यूटर प्रिंटर परचेस करने के ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन हमने इस पे कवर करना चाहिए था, और 1 सितंबर को परचेस किया है तो लॉजिकली फुल डेप्रिसिएशन इसके ऊपर आना चाहिए था, राइट। मोटे मोटे तौर पे इतनी ही चीजें हैं जो आपको करना चाहिए थी। जो भी आपने ऐड या जो भी आपने लेस किया होगा, इसके साथ साथ उम्मीद करता हूं आपने उसके नीचे उसके एक्सप्लेनेशन लिखे होंगे, जैसा हमने आपको क्लास के अंदर में बताया था, तो आपका काम हुआ होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन था, और ये बहुत ही सिंपल कैपिटल गेन का क्वेश्चन था। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, पर मालिक बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर में? अल्टीमेटली गोल्ड ज्वेलरी थी, इस गोल्ड ज्वेलरी को क्या किया गया है? सेल किया गया है। 2 गोल्ड ज्वेलरी अलग अलग टाइम पे परचेज की गई है, 2 गोल्ड ज्वेलरी अलग अलग टाइम पे परचेज की गई है। नेचर ऑफ कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, क्योंकि दोनों का टाइम लिमिट जो है ये लगभग मोर देन 24 मंथ्स रखा गया है। इनको बेच करके एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में पैसे को इन्वेस्ट किया गया है, तो सामने कैपिटल गेन निकालना है, और 54F का आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट डालना है यहाँ पे। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन, प्लेन एंड इजी टू गो क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन हमने एमआरपी में भी डाला हुआ है, एंड मॉड्यूल का ही एक सिमिलर क्वेश्चन है जिसके ऊपर ये बेस्ड है। नेक्स्ट आता है, हाँ जी सर, प्राइवेट कंपनी अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड तभी कर सकती है जब एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डर हु हेल्ड द शेयर्स अर्लियर एट द एंड ऑफ द ईयर कंटिन्यू टू रिमेन द शेयर होल्डर इन द करंट ईयर, तो ही वो लॉस क्या कर सकते हैं? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये प्रोविजन हम लोगों ने ऑलरेडी सेट ऑफ के अंदर में पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि अगर सेट ऑफ से जेन्युइनली कोई क्वेश्चन आ सकता है तो ये आ सकता है। पढ़ाते वक्त भी बताया था कि देखो ये एक चीज याद रखना, यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स दिखाई है, राइट, और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के अंदर का चेंज आपको क्या करना था? यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था। और अगर ये 51% ऑफ द शेयर होल्डर कंटिन्यू किए हैं लास्ट ईयर के करंट ईयर के अंदर में भी, तो आप क्या कर सकते हैं? लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस पॉइंट के ऊपर आपको आपका रिलेवेंट आंसर बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सी वाला पार्ट। ये मैंने एबीसी में भी चिल्लाया था, मैंने लेक्चर रेगुलर और फास्ट ट्रैक दोनों के अंदर में चिल्लाया था कि मालिक इसको देख करके जाओ, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। और मैंने आपको इसकी इंटरलिंकिंग भी करवाई थी, इंक्लूडिंग कि भैया कैसे आप जिसको दे रहे हो उसके हाथ में क्या होगा, और जो ये बिजनेस कर रहा है उसके हाथ में क्या होगा। तो भैया जो ये बिजनेस को कर रहा है इसके लिए प्रिजम्पटिव इनकम का एक सेक्शन लेकर के आया था, और जिसको रेंटल की इनकम मिल रही है उसके लिए ये एग्जम्पशन वाली चीज थी, जो हम लोगों ने एनआर टैक्सेशन की इनकम के बारे में बात करी थी। बस बिल्कुल उसी के ऊपर ये आ गया। एनआर टैक्सेशन का क्वेश्चन था। एनआर टैक्सेशन में इतना इजी क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, पर आपकी किस्मत बहुत बढ़िया चल रही है कि ये क्वेश्चन आ गया। तो भैया आप ध्यान से देखिएगा, एक नॉन रेसिडेंट एंटिटी है जो शिप क्रूज बिजनेस कर रहा है, लग्जरी शिप क्रूज बिजनेस इंडिया के अंदर में कर रहा है, तो हमने क्या करना है? हमने उठा करके उसका प्रिजम्पटिव इनकम निकालना है स्पेसिफाइड परसेंटेज के साथ। इस क्वेश्चन का अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ऑल्सो एग्जामिन जिसको ये लीज रेंटल पे हुआ है, मतलब जिसको ये लीज रेंटल मिल रहा है फॉरेन शिप्स को लीज पे दे करके, उनकी इनकम एग्जाम्प्ट है सेक्शन 10 के अंदर में, एनआर के अंदर में, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देगी। अगर आपने दोनों चीजें मेंशन की, एक जो लीज बिजनेस कर रहा है उसका प्रिजम्पटिव इनकम निकाला है, एंड साथ साथ में आप लोगों ने क्या किया है, जिसको लीज रेंटल आ रही है उसकी इनकम एग्जाम्प्ट है, दोनों पॉइंट लिख करके आया, तो मेरे हिसाब से आपको मार्क्स मिलने चाहिए। बाकी सब ये बहुत सारा कचरा डाल करके रखा उन्होंने जो लॉजिकल नहीं लगता मुझे। नेक्स्ट आता है चैरिटेबल ट्रस्ट। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए, चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए। हो सकता है मिथ हो, क्योंकि जेन्युइनली चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आया है वो एक आया है, वो भी एमसीक्यू पार्ट के अंदर में आया है। ये क्वेश्चन चैरिटेबल ट्रस्ट का नहीं था, ये क्वेश्चन असेसमेंट प्रोसीजर का था। यस, पहला असेसी चैरिटेबल ट्रस्ट होने के कारण क्वेश्चन असेसमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट का नहीं हो जाता, ये क्वेश्चन असेसमेंट प्रोसीजर का था। और यहाँ पे पावर डिस्कस किया गया है 143(2) का 143(3) के साथ। अब देखिए होता क्या है, 143(3) के अंदर में पावर है किसको? एओ को। अगर उसको ये लगता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है? सीआईटी को कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन उसको अपना असेसमेंट ऑर्डर तब तक के रोक के रखना पड़ता है जब तक कि सीआईटी क्या करते, कोई ऑर्डर इशू ना कर दे। यस और नो? तो ये है उसका पावर 143(3) के अंदर का। बस यहाँ पे यही काम हुआ है, यहाँ पे यही काम हुआ है कि भैया उसने कुछ तो भी वायलेशन किया है, ऐसा किसको लगता है? एओ को लगता है। क्यों ऐसा लगता है एओ को? एओ को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट ने 5 लाख रुपए डोनेट किए हैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। यस और नो? राइट, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के लिए। तो भैया उसको ये लगता है वायलेशन हुआ है। वो बोल रहा है क्या ये वायलेशन का रेफरेंस
वो बोल रहा है क्या ये वायोलेशन का रेफरेंस वो दे सकता है क्या? तो हाँ जी सर, वायोलेशन का रेफरेंस वो दे सकता है किसको? सीआईटी को, टू विड्रॉ द रजिस्ट्रेशन। अब ये विड्रॉ रजिस्ट्रेशन की बात मैं आपको बता दूं क्या होता है। क्या यहाँ पे विड्रॉ रजिस्ट्रेशन का रिकमेंडेशन दिया जा सकता है? द आंसर इज नो। वो ये बोल सकता है कि देर आर मिसकम्प्लायंसेस, देर आर नॉन कंप्लायंसेस। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है या नहीं करना है, ये प्योरली सीआईटी का मैटर है, ये एओ का मैटर नहीं है। ये बात आपको याद रखनी होगी। अच्छा, एओ रेफरेंस दे सकता है, उसके बाद का एक्शन पूरा सीआईटी पे डिपेंड करेगा। सीआईटी फिर जो बोलेगा उस हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन असेसमेंट प्रोसीजर का क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद अगेन चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, और ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, 3 मार्क मुझे लगता है यहाँ पे फ्री में देकर के गया है इंस्टीट्यूट ने। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मान करके चलिए ट्रस्ट को कोई इनकम हुई और ये इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर हुई, है ना। अब ट्रस्ट का लॉजिक ये होता है कि ट्रस्ट को 85% ऑफ द इनकम को क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी दिया है, छोटा सा क्लॉज है लेकिन पावरफुल क्लॉज है। अगर ट्रस्ट को ऐसा लगता है कि ये लास्ट टाइम पे इनकम मिली है और इसे खर्चा करना पॉसिबल नहीं है, तो बस वो एक एओ का एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन देने के बाद एओ अलाउ कर सकता है कि आप इसे सब्सिक्वेंट ईयर के लिए क्या कर दे, खर्चा कर दे। एक एप्लीकेशन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए भी हो सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा इजी था कि ईयर एंड में ये पैसा मिला और इसे खर्चा करना पॉसिबल नहीं है, बस क्या कर लो मालिक, आप एप्लीकेशन दे दो एओ को और ये डीम्ड कर लिया जाएगा कि आपने इसे चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज कर लिया। सब्सिक्वेंट ईयर में आप क्या कर दो, इसे खर्चा कर दीजिए। बस आपको इतना ही रेफरेंस वहां पे लिखना था। 3 मार्क के लिए चिल्लर सा इजी सा क्वेश्चन था। अगेन ये क्वेश्चन चैरिटेबल ट्रस्ट से है, पर मतलब इसमें कंप्यूटेशन जैसा कुछ नहीं है, इसमें सब एप्लीकेशन का पावर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आता है ये 2 मार्क का क्वेश्चन, और भी इजी था। 5 मार्क तो मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको फ्री मिलने जा रहे थे। कैसे? इलेक्टोरल ट्रस्ट पे क्वेश्चन है। इलेक्टोरल ट्रस्ट के क्वेश्चन बहुत दिनों बाद आया है, बहुत दिनों बाद आया है। इलेक्टोरल ट्रस्ट को क्या करना पड़ता है? इन द फर्स्ट ईयर जब इलेक्टोरल ट्रस्ट का इनकॉर्पोरेशन होता है, जितना भी वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन इलेक्टोरल ट्रस्ट को मिला है, आई सेड वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन जो इलेक्टोरल ट्रस्ट को मिला है, उसका 95% इनको क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को, और सेंट्रल गवर्नमेंट की दी हुई सारी नोटिफिकेशन को फुलफिल करना होता है। ये 2 कंडीशन आपको इसके अंदर में लिख के आनी थी कि भैया इलेक्टोरल ट्रस्ट अगर इतना काम कर ले तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा, काम खत्म। बस ये 2 पॉइंट अगर किसी ने लिख के आया होगा इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए तो उसको ये 2 मार्क मिल जाएंगे। इजी सा क्वेश्चन था। ओके, इसके बाद आता है ये क्वेश्चन, इसी का पार्ट बी, दैट इज 6 मार्क के लिए क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन के अंदर में आपको क्या करना था मैं आपको बता दूं। ये डीटीडब्ल्यूए का क्वेश्चन है। हर बार की तरह डीटीडब्ल्यूए पे एक मैंडेटरी क्वेश्चन आता है, हम लोगों ने लेक्चर्स के अंदर में भी ये बोला हुआ है, और इस तरीके के क्वेश्चन तो हम लोगों ने स्पेसिफिकली सॉल्व करे हुए हैं। जहां पे मैंने आपको बोला था ये मल्टी कंट्री, और ये ना इंस्टीट्यूट का नया फैशन है डीटीडब्ल्यूए के क्वेश्चंस को पूछने का। ये लोग क्या कर रहे हैं, पिछले अटेम्प्ट में भी ऐसा हुआ था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मल्टी कंट्री डीटीडब्ल्यूए एडजस्टमेंट देते हैं। एमआरपी बुक में हमारे पास क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये क्या करते हैं, कंट्री ए का भी बताते हैं, बी का भी बताते हैं, सी का भी बताते हैं, और तीनों के लिए डीटीडब्ल्यूए निकालना होता है, तीनों के लिए डीटीडब्ल्यूए बेनिफिट निकालना होता है। बस आपको क्या करना है, 3 अलग अलग कंट्री का रेफरेंस है यहाँ पे। जिन बच्चे ने ये मिस कर दिया होगा या ध्यान से नहीं देखा होगा उसकी ये गलत होने के चांसेस पूरे बनते हैं। यहाँ पे 3 कंट्री का मेंशन है, कंट्री एक्स, कंट्री वाई एंड कंट्री जेड, और तीनों का कैलकुलेशन आपको क्या करना है, अलग अलग निकालना है ये, और बाद में आपको ओवरऑल डीटीडब्ल्यूए बेनिफिट यहाँ पे कम्युनिकेट करना है। राइट, सो आपको यहाँ पे आपकी टोटल इनकम निकालनी है, एंड अल्टीमेटली आपको यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है, डिपेंडिंग अपॉन किस कंट्री के साथ क्या एडजस्टमेंट हुआ है। इजी टाइप के क्वेश्चन है, लेंदी है पर ये इजी टाइप क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है आपका 4A। 4A की अगर मैं बात करूं तो ये प्योरली टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जनरली टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। और भाई साहब, या तो मैंने एबीसी एनालिसिस में भी बोला था, टीडीएस पढ़ाते पढ़ाते भी बोला था कि ये चीज आएगी, और जिसने इसको इंटरलिंकिंग के साथ पढ़ा था ना उसके तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि इंटरलिंकिंग के साथ हमने पीजीपीपी में भी पढ़ा था, फर्स्ट एडजस्टमेंट पीजीपीपी में बोला था, टीडीएस में बोला था, ये आना ही चाहिए। मैंने क्यों कहा था, क्या मैं कोई अंतरात्मा हूं जिससे मेरे को सब कुछ समझ में आ जाता है कि पेपर यही आएगा और मेरे बोलने से पेपर आ रहा है? नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे बोलने से पेपर आ रहा है। बट ये बहुत ऑब्वियस चीज थी। ऑब्वियस क्यों था, क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस अगर आपने अपने क्लाइंट्स के ऑडिट भी किए होंगे तो आपको पता चला होगा, ऑन अ डेली बेसिस ये बहुत यूजफुल चीज है जो डे टू डे काम में आती है। पहला 194R से रिलेटेड था। एक बिजनेस ने क्या किया, गोल्ड कॉइन डिस्ट्रीब्यूट किया, किसको, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि उन्होंने कुछ हाई सेल्स टारगेट अचीव किए हैं। पहला, जो दे रहा है उसको टीडीएस करने की जरूरत है 194R के अंदर में, अगर बेनिफिट स्पेसिफाइड लिमिट 20,000 से ऊपर चले जाता है तो। जो रिसीव कर रहा है उसके लिए पीजीबीपी इनकम हो जाती है, सभी जानते हैं, और यहाँ पे टीडीएस होता है। गोल्ड कॉइन क्योंकि एक कैपिटल एसेट के अंदर में आता है, यहाँ पे टीडीएस होना चाहिए। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पार्टनरशिप फर्म। ये भी मैंने आपसे कहा था, एबीसी एनालिसिस में भी कहा था कि इस पे कंफर्म क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इंडिया में दुनिया भर की पार्टनरशिप है, कुछ ओरल कुछ नॉन ओरल दोनों भी। 194T पार्टनरशिप फर्म शेयर ऑफ प्रॉफिट को छोड़ के जब भी रेम्यूनरेशन या कमीशन देती है इसके ऊपर टीडीएस होना चाहिए। 2 मार्क का ये बहुत इजी सा टीडीएस का कंसेप्ट था। नेक्स्ट आता है जब आप प्रोफेशनल फीस दे रहे हैं, राइट, तो
प्रोफेशनल फीस बॉन्ड कर रहा है PQR लिमिटेड, तो क्या यहाँ पे टीडीएस होना चाहिए क्या? तो देखिए, अगर उनके बिहाफ पे हो रहा है, सर्विसेज रेंडर हो रही है, तो यहाँ पे टीडीएस होना चाहिए। मैंने आप सभी को बताया, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन टीडीएस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऑलवेज डू द टीडीएस। कम रेट या ज्यादा रेट पे होना चाहिए, ऑलवेज डिडक्ट एट अ हायर रेट, क्योंकि टीडीएस डिडक्ट करना कभी के लिए किसी के लिए भी गलत है ही नहीं। नेक्स्ट आता है आपका ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर में आता है कि जो एसएससी था वो एसएससी गुजर गए हैं, तो ऐसे केस के अंदर में टीडीएस का जो क्रेडिट है इसका क्या किया जाए। एज इट इज पॉइंट हमने हमारे कंसाइज बुक के अंदर में भी डाला है कि जब एसएससी डिसीज्ड हो जाता है, अप टू द डेट ऑफ डेथ का जो क्रेडिट है वो किसको मिलता है, एसएससी को मिलता है, और इसके बाद का जो क्रेडिट है जो भी लीगल है उसको मिलता है। तो इस हिसाब से ये रूल होना चाहिए, डिक्लेरेशन होना चाहिए। ओके, इसके बाद का एक क्वेश्चन, जैसा कि हम हर बार डिस्कस करते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग से आया है, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत इजी सा क्वेश्चन आया है। वेट कंपनी हैज सिलेक्टेड कंपेरेबल्स विद द वेटेड एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। तो वेटेड एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के हिसाब से अलग अलग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं, और कंपैरिजन के लिए उन्होंने अलग अलग चीजें आपको दी हुई है। वेटेड एवरेज मेथड से आपको क्या निकालना था, आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना था। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग, वेरी इजी। यस, इसके बाद आता है फिफ्थ का ए और बी। अगर हम फिफ्थ के ए की बात करें तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये पेप्सी फूड के केस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। 50 सॉरी, पेप्सी फूड लिमिटेड के केस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। 365 डेज का एक्सटेंशन दे सकते हैं IT-80, और उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाता है, लेकिन अगर एसएससी की गलती नहीं है तो ये वेकेट नहीं होता। वो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है ये थोड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि ये जनरली पूछा नहीं जाता पर पूछा गया है। हाईकोर्ट का रेफरेंस लिया गया है, ये क्वेश्चन अपील का आता है। अपील जब भी किया जाता है, किसको, हाईकोर्ट को किया जाता है, और हाईकोर्ट एक क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करता है। इस पर्टिकुलर केस में बताया गया है कि हाईकोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम ही नहीं किया, और डायरेक्टली अपने दोनों पार्टी को बुलाया और मैटर को डिसाइड कर दिया, और अल्टीमेटली डिसीजन इशू कर दिया। सवाल ये उठा कि क्या ट्रिब्यूनल प्रैक्टिकली कोई केस डिसाइड कर सकता है क्या विदाउट फ्रेमिंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब जनरल रूल तो देखो ये है कि हाईकोर्ट को सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या करना होता है, फ्रेम करना होता है, और उस बेसिस पे क्या करना होता है, डिसीजन पास करना होता है। बेसिक रूल यही है, यही इस तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 154, मिस्टेक अपीयरेंस फ्रॉम रिकॉर्ड्स के रिलेटेड। क्या हम डीआरपी के अंदर में जा सकते हैं, दैट इज डीआरसी के अंदर में जा सकते हैं क्या, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के अंदर में जा सकते हैं क्या? पहला जवाब आना चाहिए हाँ, लेकिन अगर एसएससी फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन स्मगलिंग एक्ट के अंदर में है तो उसका आंसर आना चाहिए नो। इसके बाद में ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, ये 6 मार्क के लिए हमेशा आता है, आएगा ही। मॉडल टैक्स कन्वेंशन से क्वेश्चन आया था, यहाँ पे पहला बोला था उन्होंने बिजनेस प्रॉफिट। बिजनेस प्रॉफिट में हम लोग हमारे क्लास में एग्जांपल भी लेते हैं कि भैया बिजनेस प्रॉफिट ओईसीडी एंड यूएन टैक्स मॉडल में किस तरीके से होता है। तो जैसे ओईसीडी अगर देखा जाए तो उसके अंदर में इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विसेज कवर नहीं होती, यूएन मॉडल में सेपरेटली कवर होती है, तो उस बारे में यहाँ पे कवर किया गया है। सेकेंड, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के बारे में पूछा गया है, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर क्या होती है, और की डिफरेंस पूछा है ओईसीडी और यूएनएमसी के बीच में, तो वही आपको लिखनी है। नेक्स्ट आता है आपका ये क्वेश्चन 6A, 6 मार्क के लिए ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर में ये क्वेश्चन काय के ऊपर बेस्ड है, हर बार टैक्स ऑडिट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। मैंने कहा है पिछले 3 अटेम्प्ट से कंटिन्यूअसली टैक्स ऑडिट के किसी ना किसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। मुझे जेन्युइनली एक्सपेक्टेड था कि क्लॉज 22 एंड 32 के ऊपर आएगा, पर सरप्राइजिंगली उन्होंने क्लॉज 21 पे ऊपर दिया। दिस इज वन थिंग विच इज आई फील कि ये हम लोगों ने बोला नहीं था कि ये इंपॉर्टेंट में आएगा, पर हाँ मैंने ये बोला था कि यार टैक्स ऑडिट के अंदर में से कुछ ना कुछ क्लॉज आएगा। यहाँ पे उन्होंने क्लॉज 21 को लेकर के इस बार क्वेश्चन पूछा कि भैया ऑडिटर ने क्या किया है, ऑडिटर ने अपना ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को फुल्ली अलाउेबल बताया है, जबकि कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होता है 40AI के हिसाब से। अब ऑडिटर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको मैनेजमेंट ने बताया था कि पीई नहीं है, और इसी के लिए उस सर्टिफिकेट पे मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंट किया कि आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, एंड बेस्ड ऑन दैट ऑडिटर ने क्या किया, उन्होंने इसको फुल्ली अलाउ किया। यहाँ पे उसकी एथिकल इंप्लीकेशंस पूछे हैं टैक्स ऑडिटर के, जो आपको क्या करने हैं, कम्युनिकेट करने। यस, इसके बाद का एक क्वेश्चन टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेजन के ऊपर आया है कि बताओ ये टैक्स प्लानिंग है, बताओ ये टैक्स मैनेजमेंट है, बताओ ये टैक्स इवेजन है। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए, जो कवर किया गया है। फिर आता है आपका यहाँ पे सी वाला पार्ट, जो आखिरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सुपर इजी था, हर बार की तरह इस बार भी एडवांस रूलिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, आता ही है, आया ही है। एडवांस रूलिंग से अगर आप खुश नहीं है तो आप क्या हाईकोर्ट में जा सकते हैं, ओनली हाईकोर्ट ही ऑप्शन है।
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर आपको जाना भी है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट के अंदर में जा सकते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कब जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं, और क्या इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्या उस बारे में आपको कम्युनिकेट करना था। इजी सा क्वेश्चन, एडवांस का। ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे देखिए आप, पेपर नो डाउट लेंदी है, क्योंकि आपको तुरंत वो प्रोविजन क्लिक करना और सारी चीज करना, बट अगर मैं पेपर रिव्यू की बात करूं तो ये पेपर रिव्यू बहुत इजी है। आते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू एमसीक्यू। पहला है चैरिटेबल ट्रस्ट के एग्जिट का। एग्जिट के ऊपर मैंने आपसे कहा था, रेगुलर बैच में भी कहा था कि एग्जिट के ऊपर एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए ट्रस्ट के एग्जिट के ऊपर क्वेश्चन आया नहीं था। ये ट्रस्ट के एग्जिट के ऊपर ही क्वेश्चन है, क्योंकि जब एग्जिट होता है तो उसके बाद में लैंड वैल्यूएशन होता है, शेयर्स का वैल्यूएशन होता है, और वैल्यूएशन बेस्ड इसके ऊपर क्वेश्चन रखे गए हैं कि भैया आप बताइए हम उसकी वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, एक्रेडिटेड इनकम कितनी कंसिडर करेंगे। तो इट इज ऑल पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, जो मैं अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पेपर रिव्यू बनाना है। इसके बाद में जब ये एक्रेडिटेड इनकम होता है, एक्रेडिटेड इनकम के ऊपर टैक्स पेबल होता है। तो अगर आपका एक्रेडिटेड इनकम सही आया होगा, हाल फिलहाल में इसने जो मार्क किया है, मैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जो मैं एज ऑफ नाउ नहीं कर रहा हूं। फिर उसके ऊपर टैक्स पेबल के ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर आप देखा जाए तो फेयर मार्केट वैल्यूएशन के ऊपर था, और फेयर मार्केट वैल्यूएशन किस तरीके से ली जाएगी अलग अलग एसेट्स की, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। तो पहला लैंड के ऊपर था, दूसरा टोटल एसेट्स के ऊपर था। जिसने एक्रेडिटेड इनकम का एग्जिट टैक्स पढ़ा होगा उसके लिए बहुत इजी एमसीक्यू रहा होगा। दूसरा एमसीक्यू मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा क्रिटिकल था। जैसे अगर एमसीक्यू नंबर 5 देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, और इसे ट्रांसफर किया गया है कनाडा पे, और इन्होंने लास्ट ईयर में कोई भी इंडिया में इनकम अर्न नहीं किया है, एक्चुअली इंडिया में विजिट ही नहीं किया है। तो मतलब बेसिकली वो कौन होगा, नॉन रेसिडेंट। बट इंडियन सिटीजन वर्किंग आउटसाइड इंडिया एंड सैलरी इज पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या सैलरी टैक्सेबल होती है? यस, सैलरी टैक्सेबल है। फॉरेन अलाउंस टैक्सेबल नहीं है। इंटरेस्ट जो वो अर्न कर रहे हैं ये टैक्सेबल है। तो ऐसे केस के अंदर में मेरे हिसाब से इनकम जो आनी चाहिए 10 लाख रुपीज आनी चाहिए। इनकम सही दिया है। बेसिकली रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, हमारे एमआरपी बुक में भी है, सेम आया है। नेक्स्ट आता है आपका सिक्स्थ एमसीक्यू। सिक्स्थ एमसीक्यू भैया बताया सैलरी के ऊपर गया है, पर ये क्वेश्चन टैक्स प्लानिंग का है। बेसिकली आपको कुछ सैलरी अर्न हुई है और आपने इसमें से क्या किया है, इन्वेस्ट किया है एनपीएस अकाउंट में। तो अगर आप बेसिकली सैलरी से एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दैट्स अ मेथड ऑफ टैक्स प्लानिंग, लीगली रिड्यूसिंग द टैक्स। क्वेश्चन है टैक्स प्लानिंग के ऊपर। ये एमसीक्यू बहुत इजी एमसीक्यू था। नेक्स्ट अगेन इन्होंने सैलरी पे डाला है क्वेश्चन। सरप्राइजिंग बात यह है फाइनल में सैलरी नहीं होता, पर सैलरी बेस्ड एमसीक्यू हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सैलरी दिखा के आपको कहीं और टर्न करने की कोशिश की है। अगेन आपको यहाँ पे उन्होंने क्या किया, टोटल इनकम बनाने बोला है, बताया है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और इससे रिलेटेड आपको क्या किया गया, 3 एडजस्टमेंट दिया है। बेसिक सैलरी डी है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू दी एनपीएस अकाउंट, और इससे रिलेटेड आपको कुछ डिडक्शन क्लेम करने के लिए कहा गए हैं, एंड अल्टीमेटली आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकाल के आपकी टोटल इनकम क्वेश्चन पूछा है। बस यही निकालना था। केस स्टडी 2 की अगर मैं बात करूं तो केस स्टडी 2 एक अच्छे लेवल का केस स्टडी था, जिसके अंदर में आपको पूरा टोटल इनकम कंप्यूट करना था, जिसके अंदर में आपके डिडक्शंस कवर थे, एटीई के डिडक्शंस कवर थे, एटीसी के डिडक्शंस कवर थे, एलआईसी से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन कवर था, एनपीएस से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन कवर था। तो ये प्रॉपर टोटल इनकम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन था, जिसको आपको सॉल्व करके अल्टीमेटली उनकी क्या निकालनी थी, ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी थी। अब पॉइंट मैं आपको बताऊं मजेदार क्या है, यहाँ पे आपको एटीई के बारे में बात किया, एनपीएस अकाउंट के बारे में बात किया, एलआईसी के बारे में बात किया, लेकिन जिस बच्चे ने इस एमसीक्यू को ढंग से नहीं देखा उसका गलत हो गया। क्यों? क्वेश्चन में आपसे पूछा है ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, तो यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम बतानी थी, और डिडक्शन तब काम किया जब आप टोटल इनकम निकाल रहे हो। तो अननेसेसरी कुछ चीजें आपको सिर्फ घुमाने के लिए दी थी। एमसीक्यू है, अगर आपने ढंग से एमसीक्यू को पढ़ा होगा, ये गलती अगर आपने नहीं की होगी तो आपका आंसर सही आया होगा। यहाँ पे आपने डिडक्शन माइनस करने का कोई काम ही नहीं था, आपने सिर्फ अपनी टोटल इनकम निकालनी थी, ये याद रखना था आपको। अब आते हैं केस स्टडी इंटीग्रेटेड। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है 2 का, जिसके अंदर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले अगर आप रेमिटेंस कर रहे हैं तो ये टाइप के ऊपर बेस्ड है, टीसीएस के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है कि अगर आप फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं तो फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर क्या टीसीएस की जरूरत पड़ती है क्या? तो हाँ, फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर टीसीएस की जरूरत पड़ रही है। अगर आप एजुकेशन लोन लेकर के कर रहे हैं, अदरवाइज कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट आता है कि भैया आपने कुछ रेमिट किया है एज अ गिफ्ट टू सिस्टर,
सिस्टर को गिफ्ट बोल करके दिया है, तो क्या इस पर टीसीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल है क्या? अब अंडरस्टैंड करिएगा, यहाँ पे अपने को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उन्होंने कितना रेमिट किया है। अब टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है अगर आपकी रेमिटेड अमाउंट जो है ये एक स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर नहीं जाती, तो रेमिट कितना किया है वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। बच्चे ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है 10 लाख से कम का, देखना पड़ेगा जेन्युइनली। मैंने वो नहीं पढ़ा है पूरा लाइन बाय लाइन, क्योंकि मैं जब डिटेल पेपर रिव्यू करूंगा वो शायद तब की बात है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ काय पे था और काय पे नहीं था। इसके बाद में अपनी बात आती है अपडेटेड रिटर्न के ऊपर क्वेश्चन बनाने की। ये भी एक चीज थी जो मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था, हाउएवर इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर एमसीक्यू डाला है, अच्छी बात है। अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल किया जा सकता है और किस केस में फाइल किया जा सकता है, उस बारे में ये क्वेश्चन था, डाल दिया। अपडेटेड रिटर्न ऑलमोस्ट सभी जन फाइल कर सकते हैं, उन्होंने फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में इसको पूछा है। नेक्स्ट आता है 11th एमसीक्यू, पूछा है कि भैया which of the following statement is correct in respect of business transaction entered between कृष्णन and अनिल? क्या इसके ऊपर टीडीएस एंड टीसीएस प्रोविजन है या नहीं है, उसके ऊपर बेस था। एंड ओवरसीज हॉलीडे टूर पैकेज, अगेन टीसीएस के ऊपर ये क्वेश्चन था कि अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज ले रहे हैं तो क्या इसके ऊपर टीसीएस होना चाहिए? क्या आंसर इज यस, ओवरसीज टूर पैकेज के ऊपर टीसीएस होना चाहिए। इंटीग्रेटेड केस स्टडी 3 यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके अंदर के एमसीक्यू अगेन टीडीएस के ऊपर बेस्ड है। एंड यहाँ का जो एमसीक्यू है, ये वाला एमसीक्यू पर्टिकुलरली, राइट, ये आपको कैपिटल गेन कंप्यूटेशन पे बेस्ड है, बट यू डोंट हैव टू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48। फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 एनआर के केस में एप्लीकेबल होता है जब उसने फॉरेन करेंसी के थ्रू कुछ परचेज किया है। यहाँ पे वाला वो प्रोविजन नहीं था, तो ये इजी क्वेश्चन था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कंप्यूट करने का, राइट। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे एक टैक्स रेट का बहुत हल्का सा क्वेश्चन पूछा है कि भैया इसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स क्या होने वाले हैं। तो एप्लीकेबल टैक्स रेट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट लिख के दिया था ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर क्या टैक्स रेट होगा? 12.5% इसके ऊपर टैक्स होना चाहिए। अब 12.5 के दो ऑप्शन तो आपको दिए, तो सी और डी में से सिलेक्ट करने थे। सिर्फ आपको ये देखना था कि क्या बेच रहे हैं और उस हिसाब से आपको ये देखना था, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है सिर्फ सेल ऑफ शेयर्स है, तो ऊपर हमें ये देखना पड़ेगा टिक्स लिमिटेड लिस्टेड है या नहीं है, उस हिसाब से हमें क्या करना होगा, एमसीक्यू को सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप मेरे से ओवरऑल पेपर की बात करें तो दोस्तों ओवरऑल पेपर कैसा था? ओवरऑल पेपर इजी था, लेंदी होना ही है। देखिए डीटी का कंटेंट इतना ज्यादा है कि वो लेंदी जरूर होगा, बट हाँ अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं तो ये ओवरऑल पेपर को मैं रेट करूंगा, यस इट इज 6 आउट ऑफ 10, बिकॉज ये पेपर जेन्युइनली इजी था। और जो एक बड़ा पेपर होता है ग्रुप 2 के अंदर में, अगर ये पेपर इजी आ जाता है तो बहुत रिलीफ मिलता है। अब बचता है आपका आईडीटी का पेपर। मैं आपसे कहूंगा कि इस पेपर रिव्यू के बाद आप जाइए आईडीटी को पढ़िए, आईडीटी में अपना बेस्ट पेपर प्रेजेंट कीजिएगा और बहुत अच्छे से आप आगे के पेपर भी दीजिएगा। बट हाँ एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज आईबीएस का जो पेपर है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये जनरली देखने को मिलता है कि जब भी डीटी का पेपर थोड़ा सा आसान आ जाता है उस दिन उस साल आईबीएस के अंदर में बैंड बजा दी जाती है। रिक्वेस्टिंग एवरीवन अपने आईडीटी और आईबीएस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। एंड नए एक्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।